बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये स्पेशल वीडियो क्लास 9th का आपका इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का, इसी के मिड टर्म के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके हर एक क्वेश्चन को आपको मैं बहुत अच्छे से सॉल्यूशन के साथ समझाऊंगा। जी हाँ बच्चों, पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ समझाने वाला हूं। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू बच्चों कि वीडियो को कंप्लीटली एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और इतना ही नहीं बच्चों, आपके इंग्लिश के मिड टर्म के एग्जाम से पहले पहले हम आपको ऐसे ही एक दो नहीं बल्कि 5+ मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर करवाएंगे बच्चों, और वो भी बहुत अच्छे से सॉल्यूशन के साथ में, ठीक है। और आप यकीन मानो, अगर आपने ये सैंपल पेपर सॉल्व कर लिए अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो वीडियोस हैं उसको अच्छे से अटेंड कर लिया, तो आप 80 आउट ऑफ बहुत अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। यहाँ पे आई बटन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी सैंपल पेपर की, तो वहां से सारी वीडियोस को देख लेना, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम पेपर का पैटर्न समझते हैं और ये समझते हैं कि पेपर में कैसे सेक्शन होंगे, कैसे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, पेपर आपका 3 घंटे का आएगा और 80 मार्क्स का पेपर आएगा। पेपर के अंदर कुल मिलाकर आपके 11 क्वेश्चन होने वाले हैं और 3 सेक्शन में पेपर आपका डिवाइड होगा, ठीक है। जिसमें से सबसे पहला होगा बच्चों सेक्शन नंबर ए, रीडिंग का 20 मार्क्स का। अब इसमें पता है क्या है, एक तो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 10 मार्क्स का नॉर्मल पैसेज, ठीक है। एक होगा क्वेश्चन नंबर 2, ये भी एक पैसेज होगा, लेकिन ये होगा केस बेस्ड, कोई डेटा बेस्ड पैसेज आपका रहेगा, ठीक है। फिर आता है बच्चों सेक्शन नंबर बी, राइटिंग स्किल और ग्रामर का 20 मार्क्स का। जो भी आपके राइटिंग के टॉपिक्स हैं, जितने भी आपके ग्रामर के टॉपिक्स हैं, वो सब इस सेक्शन में पूछे जाएंगे। और फिर आता है सेक्शन नंबर सी, लिटरेचर 40 मार्क्स का। जी हाँ बच्चों, आपकी इंग्लिश की जो 2 बुक्स है ना, इन दोनों ही बुक से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इसी में रहेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी वीडियो है ना, ये इस पेपर के पार्ट 1 की वीडियो है, जिसके अंदर आपको मैं सेक्शन ए बहुत अच्छे से समझा दूंगा, सेक्शन बी राइटिंग और ग्रामर ये भी अच्छे से समझा दूंगा। बाकी आपका जो सेक्शन सी बचेगा बच्चों, इसे आपको मैं पार्ट 2 में समझाऊंगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा इंग्लिश की प्लेलिस्ट के अंदर, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। ओके बच्चों, तो वीडियो अच्छी लगे आप सभी को तो लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों में, कमेंट में अपना फीडबैक देना और चैनल को सब्सक्राइब करके जिस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर रखा है, वैसे ही आपको भी ऑल पे सेट करना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आर यू रेडी? शुरू करें अपने पेपर 1 के पार्ट 1 की वीडियो को। तो चलिए शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, आज के इस पेपर का जो हमारा सबसे पहला सेक्शन है, सेक्शन नंबर ए, रीडिंग स्किल्स 20 मार्क्स का, वो यहाँ से शुरू हो गया। अब एक बार मैं आपको बता देता हूं कैसे क्वेश्चन होंगे। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है, ये एक पैसेज पर बेस्ड होगा, जिससे हमसे 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये आपका एक पैसेज है, ठीक है। टेंशन मतलब सॉल्व करके समझाऊंगा, अभी दिखा रहा हूं केवल अभी, तो ठीक है। तो इसी तरीके से आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ आपके एमसीक्यू रहेंगे और कुछ आपके 1 मार्क्स वाले रहने वाले हैं। उसके बाद आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, ये भी आपका 10 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। कितने का? 10 नंबर का रहेगा ये वाला भी, और ये किसी केस पर आधारित होगा, जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन पे आधारित है आपका ये वाला। ओके, ये देखिए डेटा वगैरह यहाँ पे दे दिया गया है, और इसी से संबंधित कुछ कुछ एमसीक्यूज और 1 सेंटेंस के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलो बच्चों प्रैक्टिस करते हैं, आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करना। और इसके अलावा अभी आपको दिखाता हूं, देखो ये रहा सेक्शन नंबर बी। अब सेक्शन नंबर बी में देखो कौन कौन से टॉपिक होंगे। एक तो आपका पैराग्राफ राइटिंग रहेगा, अभी आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। और उसके अलावा फिर आपकी जो है स्टोरी राइटिंग रहेगी, और यहाँ पे आपको एक टाइटल दे दिया जाएगा, उसकी डायरी एंट्री आपको करनी पड़ेगी, ऐसे क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा और भी देखो, यहाँ पे जो है आपको रिपोर्टेड स्पीच या फिर डिटरमिनर्स में चेंज करना होता है, ओके। फिर फिलिंग ब्लैंक्स आपको भरने होंगे, और इसके अलावा करेक्ट इनकरेक्ट आपको भरना होगा। ये सब कुछ इसी वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की, जो कि हमारा पैसेज पर बेस्ड है, और इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो पैसेज का हमारा जो पहला पैराग्राफ है, देखिए ये क्या कहता है, आप भी पढ़िए और समझिए कि इसमें क्या कहा गया है, और ये एक मोटिवेशनल पैराग्राफ है आपके लिए, ठीक है। देखो, फेलियर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द जर्नी टुवर्ड सक्सेस, यानी कि
सफलता की यात्रा में जो फेलियर है, जो असफलता है, ये एक बहुत अभिन्न अंग है। बिकॉज ऑफ दैट जो फेलियर है ये ऑफरिंग वैल्यूएबल लेसन्स एंड इनसाइट्स दैट कंट्रीब्यूट टू पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्योंकि असफलता जो है हमें बहुत कुछ सबक सिखा के जाती है और साथ ही साथ हमारे पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। ठीक है, इन ए सोसाइटी ऑफ्टन फिक्सिएटेड ऑन अचीवमेंट्स एंड सक्सेस स्टोरीज, हमारे समाज में केवल और केवल उस व्यक्ति की अचीवमेंट्स, उस व्यक्ति की स्टोरीज को ही जो सक्सेस हो जाता है गुणगान गाए जाते हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ फेलियर इज समटाइम्स ओवरलुक्ड, यानी कि वो कितनी बार सफल होने के लिए असफल हुआ है ये कोई नहीं देखता। एक बार सफल हो गया बस उसी का गुणगान होगा, उसके लिए वो कितनी बार फेल हुआ, कितनी बार वो रास्ते से मंजिल से भटका, कोई नहीं पूछेगा उसके बारे में। ठीक है, बस उसकी सक्सेस का गुणगान होगा। हाउएवर, यानी कि हालांकि इट इज थ्रू फेलियर्स एंड मिस्टेक्स दैट इंडिविजुअल्स गेन रिसाइलेंस, क्रिएटिविटी एंड डिटर्मिनेशन टू ओवरकम चैलेंजेस। अर्थात जो फेलियर है, जो हमारी गलतियां हैं, वही हमें आगे बढ़ने के लिए सबक सिखाते हैं। जब हम फेल होते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने क्या गलतियां की हैं और अब हमें किस प्रकार से अपने लक्ष्य को पाने के लिए एकदम शांतपूर्ण और एक नई क्रिएटिविटी के साथ में आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए अगला पैराग्राफ सेकंड में क्या कहा गया है। When one encounters failure, it is an opportunity to reassess strategies, refine goals and learn from the experience। जब आप असफल होते हो तो ये एक अवसर होता है आपके लिए कि आप जब असफल हुए हो तो आपने क्या स्ट्रेटेजीज बनाई थी, आप उसको बदलिए। ठीक है, आप अपने गोल को रिफाइन कीजिए और आप सीखिए कि आपने क्या मिस्टेक्स की थी। ठीक है, द फियर ऑफ फेलियर कैन बी पैरालाइजिंग, preventing individuals from taking risk and exploring their full potential। यानी कि आपने वो कहावत सुनी है ना कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। अर्थात आप जितना भी जियो एकदम शेर की तरह जियो, ठीक है, एक गीदड़ की तरह नहीं। तो वही बात कही गई है कि फियर जो है, कौन सा फियर, फेल होने का डर, असफल होने का डर, ये व्यक्ति को पैरालाइज कर देता है। ठीक है, उसको रिस्क लेने से डराता है, अपने फुल पोटेंशियल को यूज करने से रोकता है। एम्बैरेसिंग फेलियर एज ए नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ encourage a mindset that views setbacks not as defeats but as stepping stones towards improvement। यानी कि असफलता जो है ये हमारे जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है और जिसने इसे अपना लिया कि मैं कोई भी काम करूं, मुझे असफल या सफल होने से मतलब नहीं है, मुझे सीखने से मतलब है, तो वो व्यक्ति हमेशा इंप्रूवमेंट करेगा, डेवलप होगा। ठीक है, तीसरा पैराग्राफ, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स इन्वॉल्व्स रिफ्लेक्शन एंड अ विलिंगनेस टू अडेप्ट। यानी कि गलतियों से सीखना ये हमारी इच्छा को दर्शाता है। जब हम फेल होते हैं तो हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति का एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप सभी को पता होगा, फेमस थॉमस एडिसन के बारे में। थॉमस एडिसन द इन्वेंटर ऑफ लाइट बल्ब फेमसली मार्क्ड, तो उन्होंने एक बात कही, क्या कही, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट डोंट वर्क। आपको पता है उन्होंने 10,000 बार ट्राई किया था, तब जाके 10,001 पर उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। तो वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि आई हैव नॉट फेल्ड, यानी कि मैं असफल नहीं हुआ, बल्कि आई जस्ट फाउंड, बल्कि मैंने तो ढूंढे हैं ऐसे 10,000 तरीके जिनसे बल्ब नहीं जलता है। तो ये उनका जो माइंडसेट है, ठीक है ना, ये जो पर्सपेक्टिव है, ये आपकी जो पावर होती है फेलियर को, उसको दूर करता है। ठीक है, और आप एक अच्छे व्यक्ति और डेवलप कर पाते हैं। ओके, उसके बाद यहां पे पॉइंट 4 में क्या कहता है, मोरेवर, इसके अलावा द एबिलिटी टू नेविगेट फेलियर इज ए क्रिल लाइफ स्किल। इसके अलावा असफलता से निपटने के लिए हमारे जीवन में हमारी जो क्षमता है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। रिसाइलेंस इन द फेस ऑफ सेटबैक्स इक्विप्स individuals with the mental fortitude needed to overcome obstacles and adapt to changing circumstances। यानी कि जब हम असफलताओं का सामना करते हैं, ठीक है, तो हमें अपनी बाधाओं से दूर नहीं जाना है, बल्कि उसे अपने मानसिक तरीके से अपनाते हुए उन परिस्थितियों को चेंज करना है।
इट इंस्टिल अ सेंस ऑफ सेल्फ इफिशिएंसी, empowering individuals to face challenges with confidence and presence। यानी कि ये हमारे अंदर की भावना है कि हम अपनी समस्याओं के प्रति, चुनौतियों के प्रति कैसे पेश आते हैं, और जब हम उसका सामना करेंगे तो हमारी जो सेल्फ इफिशिएंसी है, जो हमारी एम्पावरिंग पावर्स है, वो बहुत अच्छी होगी, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है। एंड 5, ये लास्ट है, इसमें कंक्लूजन बताया जाएगा। इन कंक्लूजन, failure is not the end of a pivotal junction to the journey of personal growth and professional development। यानी कि चाहे आप अपना पर्सनल ग्रोथ करना चाहें या फिर प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना चाहें, इसमें फेलियर कोई बड़ी बात नहीं है, ये आएगा ही आएगा। आपको फेलियर से सीखना है और अपने जो भी गोल्स हैं उसको अचीव करना है। ठीक है। तो ये एक मोटिवेशनल आप कह सकते हैं पैराग्राफ था। अब आओ बच्चों क्वेश्चन को देखते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि व्हाट इज द पर्सपेक्टिव ऑफ द पैसेज ऑन फेलियर। तो असफलता के बारे में गद्यांश में क्या कहा गया बच्चों? तो क्या कहा गया है, जो फेलियर है इट इज एन इंटरनल पार्ट ऑफ द जर्नी टुवर्ड सक्सेस। हमारी सफलता की यात्रा का ये एक अभिन्न अंग है। अभी मैंने आपको बताया था, है ना, पहली ही लाइन में। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, व्हाट डज फियर फेलियर प्रिवेंट इंडिविजुअल्स फ्रॉम डूइंग। यानी कि हम असफलता से डरते रहते हैं, तो ये हमारे अंदर क्या पैदा कर देता है, हमारे अंदर टेकिंग रिस्क, हमारी रिस्क लेने की जो एबिलिटी होती है इसको खत्म कर देता है, और साथ ही साथ हमारे जो फुल पोटेंशियल है उसको भी यूज नहीं करने देता है। ठीक है, तो ये ए वाला हो जाएगा। ओके। तीसरा क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू थॉमस एडिशन हाउ डिड ही व्यू हिज numerous अटेम्प्ट्स। यानी कि उन्होंने जो 10,000 अटेम्प्ट्स दिए थे बल्ब के आविष्कार के लिए, वो इसे कैसे मानते हैं? उन्होंने क्या कहा, मैंने 10,000 ऐसे तरीके ढूंढे जिससे बल्ब नहीं जलता है। यानी कि वो कहते हैं कि मैं इंप्रूवमेंट कर रहा हूं, मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं असफल हुआ, बल्कि मैं ये कहता हूं कि मैंने ऐसे तरीके ढूंढे जिससे बल्ब जला ही नहीं। तो यानी कि एज चांसेस फॉर इंप्रूवमेंट, ये है उनकी कहावत एक तरीके से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, यहां पे क्या कहा गया बच्चों, व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट अबाउट एजुकेशनल सिस्टम दैट फोस्टर अ फियर ऑफ फेलियर। तो एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या कहा गया है? तो यहां पे ये कहा गया है, दे हिंडर क्रिएट एंड इनोवेटिंग थिंकिंग। बेसिकली ये जो लाइन है बच्चों, ये आपके माइंडसेट पे बेस्ड है कि पैराग्राफ में एजुकेशन सिस्टम के बारे में ये कहा गया है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो अंदर ही अंदर बच्चों को एक तरीके से ना खाली करता जा रहा है, उनको डरा रहा है बिना किसी भी प्रकार के रिस्क लेने के लिए और क्रिएटिविटी को करने के लिए। ठीक है, ये चीज है। ओके, तो अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें क्या कहा गया है, देखो, व्हाई इज द एबिलिटी टू नेविगेट फेलियर कंसीडर्ड अ क्रिल लाइफ स्किल। यानी कि असफलताओं से निपटने के लिए, उनका सामना करने के लिए हमारी जो एबिलिटी होती है, ठीक है, हमारी जो क्षमता होती है, इसको एक महत्वपूर्ण कौशल क्यों माना गया जीवन का? क्योंकि बच्चों जो हमारी एबिलिटी होती है इट इक्विप्स इंडिविजुअल्स विद मेंटल फोर्टिट्यूड। हमारी एबिलिटी ही हमें असफलता को मानसिक तौर पे एक्सेप्ट करने और उससे आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान करता है, इसीलिए। ठीक है। क्वेश्चन 6 इन एमसीक्यू, व्हाट इज ओवररीचिंग मैसेज रिगार्डिंग फेलियर इन द पैसेज। यानी कि असफलता के बारे में पैसेज में क्या मैसेज दिया गया है? तो पैसेज में क्या कहा गया बच्चों, फेलियर इज ए पिवोटल जंक्शन फॉर ग्रोथ। यानी कि हमारे विकास के लिए असफलता बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके 5 से लेके 6 एमसीक्यूज। अब आएंगे आपके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है 1 मार्क्स में, क्वेश्चन नंबर आपका 7, हाउ डज द पैसेज डिस्क्राइब फेलियर इन रिलेशन टू पर्सनल ग्रोथ। यानी कि व्यक्तिगत विकास के संबंध में इस गद्यांश में असफलता के लिए क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया बच्चों, जो हमारी पहला सेंटेंस था ना, पहली लाइन पहले पैराग्राफ का, वही लिख देना है, फेलियर इज एन इंटरनल पार्ट ऑफ द जर्नी टुवर्ड्स सक्सेस व्हिच इज offering a valuable lessons and insights that contribute to personal growth and development। ठीक है, और ये लाइन मैंने कहां से उठाई है? सीधा का सीधा हमारा जो पहला पैराग्राफ है, ये देखो बच्चों। ठीक है, पहले पैराग्राफ की यहां से इतनी लाइन,
बस यही था हमारा यहाँ पे आंसर। यही तो बताया गया है कि जो असफलता है ये हमारी सफलता के रास्ते का सबसे अभिन्न अंग है, जो कि हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है और हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, उसके बाद 8वां क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू थॉमस एडिसन व्हाट इज पर्सपेक्टिव ऑन फेलियर। तो उनका पर्सपेक्टिव क्या था? वो था पॉजिटिवली उन्होंने अपने हर एक फेलियर को अडेप्ट किया। कैसे? उन्होंने कहा कि आई हैव नॉट फेल्ड, मैं फेल थोड़ी ना हुआ हूं, मैंने तो ऐसे 10,000 तरीके ढूंढे हैं जिससे कि ये बल्ब नहीं जलता है। तो ये उनकी हाईलाइट करता है ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ फेलियर के लिए। ठीक है, 9वां क्वेश्चन, व्हाई डज द पैसेज एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ एम्बैरेसिंग फेलियर। गद्यांश में असफलता को स्वीकार करने के महत्व पर क्यों जोर दिया गया है? क्योंकि बच्चों embarrassing failure encourages a mindset that views setbacks not as a defeat but as a stepping stones towards improvement। तो असफलता को हमारे जीवन के लिए इसमें जोर क्यों दिया गया? हमें असफलता को अपनाना चाहिए क्योंकि जब हम असफलता को अपनाते हैं तो ऐसा जो माइंडसेट है वो इस असफलता को असफलता ना मानते हुए उसको एक पत्थर मानता है। कैसा पत्थर? अपने सफलता को प्राप्त करने के लिए कि मैं इसे तोड़ के रहूंगा, असफलता खत्म करके रहूंगा और अपना इंप्रूवमेंट करूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डज लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स कंट्रीब्यूट टू पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अब ये आपके ऊपर है बच्चों कि गलतियों से सीखना व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में कैसे योगदान देते हैं बच्चों। क्योंकि लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स इन्वॉल्व्स रिफ्लेक्शन एंड विलिंगनेस टू अडेप्ट, fostering resilience, creativity and determination to overcome challenges in personal and professional spheres। गलतियों से सीखने से हम विभिन्न प्रकार के अपने चिंतन कर सकते हैं। ठीक है, और जो व्यक्ति गलतियों से सीखता है वो एकदम नए तरीके से, शांति से और एक नई क्रिएटिविटी के साथ में, एक नए लक्ष्य के साथ में, एक नई पावर के साथ में अपने चैलेंजेस को ओवरकम करता है। ठीक है, ये चीजें आती हैं। तो बच्चों पिछले 10 से 12 मिनट के अंदर हमारा जो पहला पैसेज था ये हमने पूरा कर लिया। अब हम चलते हैं बच्चों दूसरे पैसेज की तरफ। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन को। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये बेसिकली 10 नंबर का रहेगा और ये एक केस बेस्ड रहेगा, डेटा वाला। ठीक है, चलो पैसेज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है दी हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ओके, तो पैसेज का हमारा सबसे पहला पैराग्राफ क्या कहता है बच्चों? दी हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑल्सो नोन एज ए इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, जो कि लगभग 3300 से 1300 ईसा पूर्व में पाई गई। और कहां पे बच्चों? इंडस रिवर। कहां पे? इंडस रिवर पे। ठीक है, आज के टाइम पे इसके जो एरिया है, ठीक है, वो कहां पे हैं? कुछ तो इंडिया में है और कुछ पाकिस्तान में। ठीक है, this ancient civilization contributes with Mesopotamia and ancient Egypt, boasts impressive urban planning, advanced technology and complex social structure। यानी कि आपने मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है ना, आपने जो इजिप्ट की सभ्यता इसके बारे में पढ़ा होगा। तो इन सभी में जो ये हड़प्पा सभ्यता है ये बहुत ही आधुनिक है। ठीक है, नियोजित तरीके से बनाई गई और इसका अच्छा सोशल स्ट्रक्चर था, इसके बारे में। दूसरा, यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन के फीचर की बात की गई है। तो फीचर सबसे पहला तो ये था कि वेल प्लान्ड सिटीज, यानी कि शहरों को बहुत अच्छे से बसाया गया था। इसी में 2 शहर, एक तो मोहनजोदाड़ो है और एक है हड़प्पा। ये दोनों ही शहरी केंद्र थे यहाँ के। ठीक है, जहाँ पे आप ये कह लो कि एग्जिबिटेड ए ग्रिड लाइक लेआउट with well organized streets, drainage system and multi-stored buildings। यानी कि इन दोनों ही अर्बन सेंटर्स में ग्रिड लाइक पद्धति से जो गलियां वगैरह थी वो बनाई गई थी, बहुत ही अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था और बहुत ही अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स थी। ठीक, इसके अलावा फिर हमारा 3rd पैराग्राफ आ जाता है, द पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वर अडेप्ट एट यूटिलाइजिंग टेक्नोलॉजी फॉर वेरियस पर्पस। उन्होंने जो आधुनिकता थी, ये आज के इंटरनेट 5G वगैरह नहीं, उस समय जो भी घर बनाने में औजार वगैरह उपयोग होते थे, ठीक है, ज्यामितीय तरीके से घर वगैरह बनाना, ये उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग विश्व उद्देश्यों के लिए, विभिन्न उद्देश्यों के लिए जो प्रौद्योगिकी है इसका उपयोग करते थे। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स इंक्लूड एविडेंस ऑफ एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम,
जो हमारे पुरातत्वविद खोज करता है, उन्होंने देखा कि हड़प्पा सभ्यता में बहुत ही वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम था और बहुत अच्छे से यहाँ पे पोएट्री वगैरह बनाई हुई थी। एंड इंट्रिकेट द सील्स विद एन अनडिस्फियर्ड स्क्रिप्ट, यानी कि उन्हें यहाँ की जो मुद्रा मिली, ठीक है, जो कॉइन्स मिले, जो सिक्के मिले, उस पे एक लिपि लिखी गई है जो कि अनडिस्फियर्ड है, यानी कि जिसे आज तक नहीं पढ़ा जा सका है। इसीलिए हम हड़प्पा सभ्यता के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में बहुत अच्छे से ज्यादा नहीं जान पाते हैं। ओके, चलिए फिर यहाँ पे फोर्थ आ जाता है बच्चों, दी हड़प्पन स्क्रिप्ट रिमेन्स अनडिस्फियर्ड। हड़प्पा सभ्यता की लिपि को आज तक नहीं पढ़ा जा सका है, क्योंकि बच्चों पोजिंग अ चैलेंजेस टू स्कॉलर्स ट्राइंग टू अनरिवेल द मिस्टीरियस ऑफ द एशियंट सिविलाइजेशन। इसीलिए वो इस सभ्यता के बारे में जो मिस्ट्री है वो उसको रिवील नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे अच्छे से, ठीक है। द एब्सेंस ऑफ डिसअपियर्ड इंस्क्रिप्शन लिमिट्स आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर लैंग्वेज। अर्थात हम जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में लिपि को नहीं पढ़ पाए हैं, इसीलिए हम इसके बारे में जो हमारी जानने की क्षमता है वो बहुत ही लिमिटेड है। कैसे? हम सोशल प्रैक्टिसेस के माध्यम से, यहाँ की जो रिलीजियस बिलीफ्स है इसके माध्यम से जान पाते हैं, ठीक है। Despite this language challenge, the Harappans left behind a rich architect legacy with artifacts depicting human and animal fingers, pottery and jewelry। हमें ऐसे बहुत सारे मृदभांड वगैरह हो गए, ज्वेलरी वगैरह हो गए, वो सब मिले हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक श्रृंगी वगैरह जो जानवर होता है वो भी पाया गया है। उसके बाद ये आपकी थीम दे दी गई है जिसमें कब कब कौन कौन सी घटना हुई है बच्चों, इसके बारे में दिया गया है, ठीक है। अब चलो देखो यहाँ पे हमारा आखिरी पैराग्राफ क्या कहता है बच्चों, द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन रिमेन्स ए सब्जेक्ट ऑफ स्पेकुलेशन। अर्थात हड़प्पा सभ्यता का डिक्लाइन यानी कि अंत होना एक बहुत बड़ा वाद विवाद का विषय है, क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज ये बताती हैं कि कुछ नेचुरल डिजास्टर जैसे कि बाढ़ वगैरह आना, या फिर कोई भूकंप सुनामी वगैरह आ जाना, या फिर जो यहाँ की नदी थी इंडस रिवर, उसने अपना रास्ता चेंज कर दिया हो, जिससे कि यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यानी कि खेती वगैरह ना हो पा रही हो, तो भूख की वजह से लोग मर गए हो, ठीक है, तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई। इसके अलावा रिगार्डलेस ऑफ द कॉज, इन सभी कारणों के बावजूद, ठीक है, कारण चाहे जो भी हो, द लेगेसी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इंड्योरेंस थ्रू इट्स कॉन्ट्रीब्यूशंस टू अर्बन प्लानिंग, यानी कि कारण चाहे जो भी हो उसके अंत होने का, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की एक लेगेसी है। क्या है? इसने हमें अर्बन प्लानिंग यानी कि शहरी नियोजन, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी और ट्रेड के बहुत सारे तरीके, और साथ ही साथ हिस्ट्री को, जो कि भारतीय महाद्वीप है, उपमहाद्वीप है, इसको हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट बना दिया, ठीक है। ये इसकी लेगेसी है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, ठीक है। तो ये हो गए बच्चों आपके पैसेज के सारे टॉपिक्स। अब बारी आती है बच्चों एमसीक्यूज के। अब देखो आप एमसीक्यू अच्छे से समझ जाओगे, जैसे कि वेयर डिड दी हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्लोरिश, यानी कि हड़प्पा सभ्यता हमें किस नदी पर मिली थी बच्चों, तो अभी भी मैंने मार्क किया था किस पे मिली थी, वेट अ मिनट, ये रहा देखो कहां पे मिली, इंडस रिवर, और किन देशों में, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। तो क्या बोलेंगे बच्चों, कहां मिली थी हमें, इंडस रिवर पे, सी वाला। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ मेजर अर्बन सेंटर्स हड़प्पा सिविलाइजेशन, यानी कि आप हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं के बारे में, उसके जो शहरी केंद्र हैं इसके बारे में एक मुख्य विशेषता क्या है, तो मुख्य विशेषता हमने क्या देखी थी बच्चों, ग्रिड लाइक लेआउट विद ऑर्गेनाइज स्ट्रीट्स एंड ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। ग्रिड पद्धति में नालियां, सड़कें वगैरह बनी थी, और साथ ही साथ बहुत ही अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था यहाँ का, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहता है, व्हाट डज द प्रिशियंस इन सिटी प्लानिंग ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन सजेस्ट, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन जो पद्धति है इसके बारे में सही क्या बताता है, तो सही बात यह है कि एडवांस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्किटेक्चर, यानी कि वहां पे जो सिटी की प्लानिंग होती थी हड़प्पा सभ्यता में, वो किस बात को दर्शाते हैं कि उन्हें बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल आता था, ठीक है, और उन्हें बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी आर्किटेक्चर की और प्लानिंग की, ये दर्शाते हैं, ठीक है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट टेक्नोलॉजिकल एविडेंस हैज बीन फाउंड फ्रॉम हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो हमें क्या क्या मिला है हड़प्पा सभ्यता से, हमें मिला है ड्रेनेज सिस्टम, हमें मिला है वेलक्राफ्ट पॉटरी और इंट्रिकेट सेल्स यानी कि मुद्राएं, यानी कि कॉइन्स, यानी कि
डी वाला हो गया आंसर। ठीक है, चलो पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट रिमेन्स अ चैलेंज फॉर स्कॉलर्स स्टडिंग दी हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो कौन सी सबसे बड़ा चैलेंज है उनके सामने हड़प्पन जो स्कॉलर्स हैं। ठीक है, तो कौन सा बच्चों, अनडिसिफियर्ड इंस्क्रिप्शन, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि जिसे आज तक नहीं पढ़ा जा सका है। ठीक है, छठा क्वेश्चन, व्हाट इज ए सब्जेक्ट ऑफ स्पेकुलेशन रिगार्डिंग द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के अंत के क्या क्या कारण बताए जाते हैं। तो कुछ तो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, जैसे कि फ्लड्स यानी कि बाढ़ आना या फिर सुनामी आना, साथ ही रिवर का अपना जो एरिया है उसको शिफ्ट कर लेना, जैसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं हो पा रही थी, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आपके अभी तक के एमसीक्यू वाले हो गए। अब आपके वन सेंटेंस वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, जैसे कि क्वेश्चन 7 क्या कहता है बच्चों, डिस्क्राइब ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ मेजर हड़प्पन सेंटर्स ऑफ दी हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो अभी आपको बता ही रखा था, जैसे कि मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, यहाँ पे ग्रेट लाइक लेआउट से हमें स्ट्रीट्स वगैरह बनी हुई मिली हैं, हमें ड्रेनेज सिस्टम मिला है और अच्छी बिल्डिंग्स बनी हुई मिली हैं। बस यही है इसके फीचर। आठवां क्वेश्चन, व्हाई इज हड़प्पन स्क्रिप्ट कंसिडर्ड ए चैलेंज फॉर स्कॉलर। तो क्यों है बच्चों, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की जो स्क्रिप्ट है ये अभी तक अनडिसिफियर्ड है, यानी कि इसे पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए हम इसकी सामाजिक की स्थिति के बारे में, धार्मिक विश्वास के बारे में बहुत कम जान पाए हैं। ठीक है, नौवां क्वेश्चन, व्हाट टेक्नोलॉजिकल एविडेंस शो काज द प्रोफिशिएंसी ऑफ प्रोफिशिएंसी, ठीक है ना, प्रोफिशिएंसी ऑफ पीपल ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो बता दिया मैंने आपको, अभी भी एमसीक्यू में बताया था कि ड्रेनेज सिस्टम हो गया, वेल क्राफ्ट पॉटरी हो गई, इंट्रिकेट सील्स हो गई एंड अनडिस्प्यूटेड मुद्रा स्क्रिप्ट हो गई और मुद्राएं हो गई, ये सभी इसकी टेक्नोलॉजिकल पावर्स को दर्शाते हैं। ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन बच्चों, व्हाट आर सम थ्योरीज रिगार्डिंग द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो कुछ थ्योरीज कैसे हैं कि नेचुरल डिजास्टर ऐसे, जैसे कि बाढ़ वगैरह, टेक्टोनिक शिफ्ट्स, या फिर जो यहाँ की रिवर थी इंडस रिवर, उसने अपना रास्ता वो चेंज कर लिया होगा, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यानी कि किसी प्रकार की कोई भी कृषि वगैरह खेती नहीं हो पा रही होगी, जिससे खाना नहीं होगा, फसल नहीं होगी तो अकाल पड़ेगा, मृत्यु होगी, इसलिए नष्ट हो सकती है। बहुत सारे कारण बताए गए थे, है ना। चलिए, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ओके, तो आई होप बच्चों कि आप सभी को क्वेश्चन नंबर जो 2 है केस बेस्ड, जो कि हड़प्पा सभ्यता पर आधारित था, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आज के इस पेपर का जो हमारा सबसे पहला सेक्शन था, सेक्शन नंबर ए रीडिंग स्किल्स का, वो हमने 20 से 25 मिनट के अंदर बहुत अच्छे से समझ लिया। ठीक है, तो क्या अब आप तैयार हो बच्चों अपने अगले सेक्शन नंबर बी को समझने के लिए? आर यू रेडी गाइस? शुरुआत करें सेक्शन नंबर बी को फटाफट से। जी सर, शुरू करते हैं। चलिए, तो वेट अ मिनट। चलिए, यहां पे आप देख सकते हैं बच्चों, आज के इस पेपर का हमारा अगला और इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर बी यहां से शुरुआत हो जाता है, जो कि रहेगा राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामेटिकल पार्ट का। ठीक है, और ये आपका 20 नंबर का आएगा, यानी कि 20 मार्क्स का। अब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ध्यान से सुनिए। आप सभी बच्चे हमारा क्लास 9th का जो टेलीग्राम ग्रुप है, इसको जरूर से ज्वाइन कर लो बच्चों। टेलीग्राम पे जाइए, वहां पे सर्च कीजिए JSK 9th क्लास। ठीक है, और ये सारे लेटर्स स्मॉल में सर्च करना, JSK 9th क्लास, और जो टेलीग्राम ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बच्चों आपसे हम इस ग्रुप में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लाइक इंपॉर्टेंट PDF, इंपॉर्टेंट नोट्स, आपके सिलेबस हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह, ये सभी अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, तो सारे बच्चे इसको जरूर से ज्वाइन कर लो। और साथ ही साथ अगर आप सभी बच्चे ये चाहते हो कि आपकी जो दोनों बुक्स हैं, एक तो आपकी बिहाइव है, ठीक है, और एक आपकी मूवमेंट्स है, अगर आप सभी बच्चे इन दोनों ही बुक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो क्वेश्चंस हैं इसकी वीडियोस चाहते हो, तो सारे बच्चे मुझे कमेंट में एक बार बताओ। अगर आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करोगे तो डेफिनेटली बच्चों हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो जरूर देंगे। ठीक है, फटाफट से कमेंट कीजिए कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चाहिए या नहीं। ठीक है, ओके, तो अब हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए सेक्शन बी का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इन 100 to 20 वर्ड्स, और ये रहेगा आपका 5 मार्क्स का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों,
कि सोशल मीडिया हैज चेंज्ड हाउ वी कम्युनिकेट, ऑफरिंग बोथ बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस। यानी कि सोशल मीडिया जो है इसने हमारे कम्युनिकेट करने के तरीके को, संवाद करने के तरीके को, बातचीत करने के तरीके को बदल दिया है, जिसके हमें कुछ फायदे भी हुए हैं तो कुछ नुकसान भी। डिस्कस हाउ सोशल मीडिया अफेक्ट्स योर रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो आपको चर्चा करनी है कि सोशल मीडिया कैसे आपके दोस्तों के, आपके फैमिली के जो रिलेशनशिप है इसको फायदा या फिर नुकसान कर रहा है। ठीक है, तो इसी बारे में आपको एक पैराग्राफ राइटिंग करनी है 100 to 120 वर्ड्स, और आपको एक टॉपिक देना है यानी कि टाइटल देना है। ठीक है, तो चलो बच्चों पैराग्राफ लिखते हैं इसके बारे में। देखो यहाँ पे है हमारा सबसे पहले का आंसर, और टॉपिक क्या है, द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन कम्युनिकेशन। तो हमारा टॉपिक क्या बन गया कि सोशल मीडिया का हमारे बातचीत पर, हमारे प्रौद्योगिकी पर क्या असर पड़ता है। ओके, चलो बच्चों देखो यहां से पढ़ते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। वेट अ मिनट। देखो, सोशल मीडिया हैज ट्रांसफॉर्म्ड द वे कम्युनिकेट, ब्रिजेस गैप्स बिटवीन इंडिविजुअल्स अक्रॉस द ग्लोब। यानी कि सोशल मीडिया ने हमारे कम्युनिकेट, बातचीत करने के तरीकों को बदल कर रख दिया है। आज हम दुनिया भर में कोई भी व्यक्ति कितनी भी दूर क्यों ना बैठा हो, उस गैप को खत्म कर सकते हैं, चाहे वो दुनिया में कहीं पे भी हो। प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सभी हमें अलाउ करते हैं टू कनेक्ट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली इंस्टेंटली। यानी कि ये सभी एप्स हमें अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड से एकदम बहुत ही जल्दी से कनेक्ट करने को अलाउ करते हैं। एंड नो मैटर द डिस्टेंस, चाहे कितनी भी दूर हो, आप विश्व के किसी भी कोने में बैठे हो, कहीं से भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, शेयरिंग मोमेंट्स एंड अपडेट्स हैज बिकम इजियर। आज के टाइम पे आप देखते हैं बहुत सारे लोग जो ब्लॉगर बन चुके हैं यूट्यूब पे। ठीक है, तो वो जहां कहीं पे भी जाते हैं तो वो अपने अपडेट्स शेयर करते रहते हैं। ठीक है, और कोई कहीं घूमने गया है तो अब वो अपने मोमेंट्स वगैरह शेयर करते रहता है। आप वीडियो कॉल के माध्यम से एक दूसरे से बातचीत कर पाते हैं। तो ये क्या करता है, फोस्टरिंग अ सेंस ऑफ क्लोजनेस इन आवर रिलेशनशिप। तो ये हमारे संबंध को और ज्यादा मजबूत बनाता है। However, हालांकि the impact of social media is not entirely positive। ये बात तो सही है कि भाई हर एक सिक्के का ना अगर एक पॉजिटिव पहलू है तो इसका नेगेटिव पहलू भी होगा ही, है ना। तो वही बात है, सोशल मीडिया के कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी है, जैसे कि इट कैन लीड मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड साइबर बुलिंग। आज के टाइम पे बहुत सारे एआई के टूल्स आ गए हैं, जैसे कि साइबर बुलिंग वगैरह हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो गई, ये भी हो रही है। ठीक है, जो सही से यूज करते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो उसको गलत तरीके से यूज करते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। ठीक है, एडिशनली और इसके अलावा एक्सेसिव यूज में कॉज पीपल टू प्रायोरिटीज ऑनलाइन इंटरेक्शंस और रियल लाइफ कनेक्शन। अगर आप सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा यूज करोगे तो आप जो है ऑनलाइन क्या है और रियल लाइफ में क्या है इसके कनेक्शन को समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, बैलेंसिंग सोशल मीडिया यूज विद फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर न्यूरिशिंग हेल्थी रिलेशनशिप। अर्थात हम सोशल मीडिया का हमें उपयोग तो करना चाहिए लेकिन बैलेंस तरीके से, और साथ ही साथ हमें फेस टू फेस लोगों से मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पूरी जिंदगी बस सोशल मीडिया पे ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली से मिलते रहे, नहीं, आपको फिजिकली भी फेस टू फेस मिलना चाहिए। ठीक है, by using these platform wisely we can enhance our connection while avoiding potential pitfalls। यानी कि अगर हम इन सभी प्लेटफॉर्म्स को बहुत अच्छे से यूज करेंगे तो ये हमारे कनेक्शन को और अच्छा बनाएगा और जो हमारा पोटेंशियल है उसको निखारेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो सोशल मीडिया है वो हमारे कम्युनिकेशन को कैसे प्रभावित कर रही है, अच्छे और नेगेटिव तरीके में दोनों बताए। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्या कहता है, टेक्नोलॉजी हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड द वे वी लर्न एंड एक्वायर्ड नॉलेज। यानी कि प्रौद्योगिकी ने हमारे सीखने और ज्ञान प्राप्त करने के तरीके में क्रांति ला दी है। बिल्कुल सही बात है। राइट ए पैराग्राफ इन 100 to 120 वर्ड्स अबाउट द टेक्नोलॉजी हैज अफेक्टेड योर एजुकेशन, गिव इट टाइटल। यानी कि क्या बोलते हैं, प्रौद्योगिकी ने शिक्षा को कैसे प्रभावित किया है, इसके बारे में एक पैराग्राफ आपको लिखना है। तो आ जाइए, अब हमारा दूसरा पैराग्राफ का टॉपिक क्या हो गया बच्चों, द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। तो लिखेंगे बच्चों, टेक्नोलॉजी हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड एजुकेशन
मेकिंग लर्निंग मोर एक्सेसिबल एंड इंटरेक्टिव। आज के टाइम पे प्रौद्योगिकी ने शिक्षा में क्रांति ला दी है, जिससे कि आजकल सीखना बहुत ही सुलभ और बहुत आसान हो गया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड एजुकेशनल एप्स प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद ए वेल्थ ऑफ रिसोर्सेज अलाउिंग देम टू स्टडी एट देयर ऑन पेस। यानी कि आज के टाइम पे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो गए, शैक्षिक ऐप हो गए, ये सभी छात्रों को सीखने का खजाना प्रदान करते हैं। जैसे आप YouTube ही देख लीजिए, आप अपने इंग्लिश के मिड टर्म के एग्जाम की तैयारी कैसे कर पा रहे हो? क्योंकि आप YouTube से वीडियो देख पा रहे हो, सैंपल पेपर और क्वेश्चन को समझ पा रहे हो। तो ये भी तो टेक्नोलॉजी का रोल ही तो है हमारे एजुकेशन में, है ना। उसके बाद वर्चुअल क्लासरूम इनेबल रियल टाइम इंटरेक्शन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। अर्थात जो वर्चुअल क्लासरूम्स होती हैं, इनके माध्यम से छात्र और शिक्षक आपस में वास्तविक समय में बातचीत भी कर पाते हैं। ठीक है। फोस्टरिंग ए कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, इससे जो है एक अच्छा वातावरण तैयार होता है। फर्दर हो इसके अलावा मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस इनहेंस अंडरस्टैंडिंग बाय कैटरिंग अ डिफरेंट लर्निंग स्टाइल। अर्थात आज के टाइम पे आपने देखा होगा बहुत सारे मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि हमारे समझने की जो क्षमता है उसको अलग अलग तरीके से बेसिकली हम अलग अलग तरीके से हर एक चीज को समझ सकते हैं, वो यहाँ पे बताया गया। ठीक है। द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन हैज ऑल्सो इनकरेज्ड द यूज ऑफ डिजिटल टूल्स फॉर रिसर्च। यानी कि टेक्नोलॉजी का उपयोग एजुकेशन में शिक्षा पर्पस के अलावा रिसर्च के लिए, और साथ ही साथ बच्चे अगर किसी भी टॉपिक को एक्सप्लोर करना चाहते हैं डीपली, तो उसके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप स्टूडेंट्स आर बेटर प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर, वो अपने भविष्य को अच्छे से तैयार कर पाते हैं। इक्विप्ड विद एसेंशियल स्किल, और अच्छी खासी स्किल्स कौशल प्राप्त कर पाते हैं फ्रॉम लाइक इन टेक्नोलॉजी ड्राइवन वर्ल्ड। ओवरऑल पूरी तरीके से अगर कहा जाए तो टेक्नोलॉजी हैज इनरिच्ड द एजुकेशनल एक्सपीरियंस प्रमोटिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी शिक्षा एक्सपीरियंस के अलावा हमारी सीखने की, हमारी सोचने की, हमारी बातचीत करने की हर एक चीज को प्रभावित करता है, और ये एजुकेशन में मायने रखता है। ठीक है, आ गया समझ? तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपको बता दिया। अब ये था पैराग्राफ राइटिंग का। तो आप सभी बच्चे मुझे कमेंट में बताना कि आपको पैराग्राफ राइटिंग समझ में आई या नहीं। देखो मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको। ओके, चलो अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें कहा गया है अटेम्प्ट एनीवन 1 and 2 इन आंसर 100 to 20 वर्ड्स 5 मार्क्स में। तो क्या है बच्चों, कंप्लीट द स्टोरी ऑन द बेसिस ऑफ बिगनिंग गिवन बिलो इन 100 to 20 वर्ड्स, गिव योर स्टोरी अ टाइटल ऑल्सो। यानी कि आपको एक टाइटल भी यहाँ पे देना है। तो क्या है बच्चों स्टोरी की शुरुआत? तो स्टोरी में बताया गया है इट वॉज रेनी डे, एक बरसात का दिन था, एंड द स्काई वॉज ग्रे, और आसमान बहुत ही ग्रे था। वी वर स्टक इंडोर्स, हम घर के अंदर फंसे हुए थे। फीलिंग बोर्ड, बहुत ही बोर थे। सडनली, यानी कि अचानक से, आई हैड एन आइडिया दैट वुड चेंज एवरीथिंग, और मुझे एकदम से आइडिया आया कि सब कुछ मैं चेंज कर सकती हूँ। आई गैदर्ड माई फ्रेंड्स, मैंने अपने दोस्तों को बुलाया। अब यहाँ पे आपको टाइटल देना है और इस स्टोरी को पूरा करना है। तो आओ बच्चों टाइटल स्टोरी देते हैं। देखो यहाँ पे जो हमारा टाइटल रहेगा, टाइटल मैंने दिया है द रेनी डे एडवेंचर, यानी कि बारिश के दिन का एडवेंचर। ठीक है, तो देखो बरसात के दिन का रोमांच कैसे हुआ। ऑन रेनी सैटरडे, जिस दिन बारिश हो रही थी उस दिन शनिवार था। मिया स्टार्टेड आउट द विंडो, मिया ने खिड़की से वो बाहर देख रही थी बारिश को। फीलिंग बोर्ड, और बहुत ज्यादा बोर हो रही थी। जैसे कई बार होता है ना घर में बारिश हो रही होती है, घर में नहीं मतलब जब बारिश हो रही होती है तो आप भी तो घर से बैठ के देखते रहते हो ना कि बाहर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है। ठीक है, तो आप बोर भी हो जाते हो। उसके बाद इंस्टेड ऑफ स्लकिंग, यानी कि उसने इस बोरिंग में उदास होने की बजाय सी डिसाइडेड टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसे और अच्छा बनाऊं। सी ग्रैब्ड हर कलरफुल रेनबोट्स एंड वेंट आउटसाइड टू स्प्लैश इन पडल्स, यानी कि उसने जो है बारिश का पूरा फायदा उठाने के लिए क्या किया, अपने रंग बिरंगे रेनबोट्स पहन लिए, कपड़े पहन लिए, और वो जो वहाँ पे पानी नहीं होता सड़कों वगैरह पड़ा रहता है, वो बाहर चली गई। ठीक है, सून, और बहुत ही जल्दी, सी नोटिस्ड अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन
बिल्डिंग अ मेक शिफ्ट डैम इन नियर बाई स्ट्रीम। और उसने देखा कि बहुत सारे बच्चे एक समूह बनाकर एक धारा में अस्थायी रूप से, होता है ना कि जैसे बांध वगैरह बना रहे होते हैं छोटे छोटे बच्चे, जैसे सड़क पे पानी चल रहा है, कहीं पे गड्ढे हैं कहीं पे नहीं है, तो वहां पे वो कुछ लाइन से नहीं बना देते हैं, तो वैसा ही मिया ज्वाइन देम, और उसने उन्हें ज्वाइन किया। एंड टुगेदर दे क्रिएट अ लार्ज वॉल ऑफ स्टिक एंड स्टोन्स। उन्होंने पत्थर की और लकड़ियों की एक बहुत बड़ी दीवार बनाई जिससे पानी रुका गया। दे चीयर्ड एज दे वाटर फ्लावर्ड अराउंड देयर क्रिएशन। और उन्होंने देखा कि पानी उसके चारों ओर बह रहा है, तो वे बहुत ही खुशी से झूम उठे क्योंकि उन्हें एक झरना बना लिया था। ठीक है, आफ्टर हार्स ऑफ फन, कई घंटों की मजे के बाद, दे वर शॉक्ड बट हैप्पी। वो थोड़े से ये कह लो कि भीग तो गए थे लेकिन उन्हें मजा बहुत आया। और ये एक रियलिटी है, जब बारिश होती है आप भी नहाओगे तो बड़ा मजा आएगा। आप 9th क्लास में हो तो सिंपल सी बात है, आप तो नहाते ही होगे, है ना। उसके बाद मिया रिटर्न होम, और वो घर आ जाती है स्माइलिंग, रियलाइजिंग दैट इवन रेनी डेज could turn into unexpected adventures with a little creativity। अगर हम किसी भी चीज के प्रति अपने आप की क्रिएटिविटी को और बढ़ा दें तो वो दिन, वो वस्तु, वो चीज, वो इंसिडेंट्स, वो सिचुएशन बहुत ही अनएक्सपेक्टेड एडवेंचर के रूप में कंप्लीट होती है। ठीक है, तो ये था द रेनी डे एडवेंचर का मेरी स्टोरी राइटिंग। जरूरी नहीं है कि 100% ऐसे ही आपको स्टोरी राइटिंग लिखनी है, आप अपने थॉट भी लिखो इसमें। ठीक है, स्टोरी राइटिंग का मतलब ही होता है कि आपके अपने थॉट। ओके, चलो अब सेकंड क्वेश्चन देखो। फोर्थ का पहला वाला तो हो गया हमारा ये वाला। ठीक है, अब सेकंड देखो क्या क्या गया है। यू आर नंदू एंड नंदिनी राइट ए डायरी एंट्री अबाउट योर एक्साइटिंग ट्रिप टू द जू लास्ट वीकेंड। आपका नाम नंदू या नंदिनी है, आपको एक डायरी एंट्री लिखनी है कि आप बेसिकली अपने एक एक्साइटिंग ट्रिप पे गए थे जू पे, मतलब जू देखने के लिए गए थे, चिड़ियाघर, लास्ट वीकेंड। डिस्क्राइब द एनिमल्स यू सो, द एक्टिविटीज यू प्रैक्टिस इन एंड हाउ यू फेल्ट थ्रू आउट द डे। आपको वहां पे डिस्क्राइब करना है कि आपने कौन कौन से जानवरों को देखा, आपने क्या क्या किया और आपका पूरा दिन कैसे गुजरा। आपको कुछ हिंट्स दिए गए हैं, जैसे कुछ शब्दों का यूज करना है। फैमिली ट्रिप, एक्साइटेड टू सी एनिमल्स लाइक लायंस, मंकीज, ग्रेफिस, फीड द एनिमल्स, एनिमल्स को खाना खिलाना, लर्न न्यू थिंग्स, नई चीजें सीखी, एंजॉय डे, और दिन को एंजॉय किया। तो इसी को यूज करते हुए आपको एक डायरी एंट्री लिखनी है। ओके, तो चलिए बच्चों देखते हैं कैसे आपको डायरी एंट्री करनी है। देखो, डायरी एंट्री के लिए हमारा दूसरा क्वेश्चन था। अब डायरी एंट्री में सबसे पहले आपको अपना टॉपिक देना है। तो टॉपिक क्या है? आ ट्रिप टू दी जू, और ये आपको कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है। ठीक है, क्या है टॉपिक हमारा? चिड़ियाघर की यात्रा। तो पहले आपको डेट लिखनी है। डेट कितनी है? September 30, 2024। बेसिकली ऐसे डेट आपको लिखनी नहीं है, बस ये लिखना है आपको कि डेट क्या है। उसके बाद डियर डायरी, टुडे वाज एन अमेजिंग डे एज माई फैमिली टुक मी टू द जू। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग, बहुत अच्छा रहा क्योंकि आज मुझे मेरी फैमिली चिड़ियाघर लेके गई थी। आई वॉज एक्साइटेड टू सी ऑल एनिमल्स अप टू क्लोज, और मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी सभी एनिमल्स को क्लोज यानी कि पास से देखने के लिए। वी स्टार्टेड विद लायंस, हमने शुरुआत की शेर को देखने से, उसकी दहाड़ जो कि बहुत पावरफुल थी। नेक्स्ट अगला हमने क्या देखा? वी वॉच्ड द मंकी स्विंग्स फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, हमने देखा कुछ बंदरों को जो कि पेड़ की एक शाखा से दूसरी शाखा पर झूल रहे थे। मेकिंग अस लाफ, जिसने हमें हंसाया। द गिराफस वर मैजेस्टिक, इसके क्या बोलते हैं, जिराफ जो थे वो बहुत ही ज्यादा शानदार थे। एंड आई लव्ड हाउ टॉल दे वर, मैंने देखा वो बहुत ही लंबे थे इसलिए मुझे वो पसंद आए। वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स वाज व्हेन वी गॉट टू फीड सम गॉड्स, हमारे लिए सबसे अच्छा जो मोमेंट था वो ये था कि हमने कुछ जो बकरियां थी उनको खाना खिला पाया। इट वॉज सो मच फन टू इंटरेक्ट विद देम, और हमारा बहुत ही अच्छा, हमें मजा भी आया और उनके साथ इंटरेक्ट करने में हमें अच्छा लगा। आई लर्न न्यू थिंग्स अबाउट डिफरेंट स्पीसीज एंड देयर हैबिट्स थ्रू आउट द डे, मैंने बहुत सारे एनिमल्स की स्पीशीज के बारे में जाना, उनके हैबिट्स के बारे में जाना इस पूरे दिन में। इट वॉज एंजॉयबल फैमिली आउटिंग, ये हमारी परिवार के लिए बहुत ही एंजॉय का टाइम था। एंड आई कांट वेट टू शेयर व्हाट आई लर्न विद माई फ्रेंड्स, और मैंने जो भी देखा, मैंने जो भी फील किया, मैंने जो भी बेसिकली लर्न किया, मैं वेट नहीं कर सकती कि कब मैं अपने दोस्तों को बताऊं।
एंड करेंगे कैसे, विद एक्साइटमेंट, क्योंकि यहाँ पे हमारी एक्साइटमेंट बताई गई है, तो एक्साइटमेंट और फिर आपका नाम नंदू या नंदिनी वटेवर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी डायरी एंट्री होनी है। तो अ ट्रिप टू द जू, डेट, डायरी एंट्री, उसके बाद किस हिसाब से आप क्लोज कर रहे हो वो भी आपको लिखना है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कहा गया बच्चों, चूज द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज द करेक्ट चेंज ऑफ फॉलोइंग सेंटेंसेस टू रिपोर्टेड स्पीच। बच्चों पिछले साल के मिड टर्म के एग्जाम में रिपोर्टेड स्पीच से संबंधित क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। वैसे तो 3 टॉपिक हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। एक सबसे पहला टॉपिक तो आपका है टेंस का, ठीक है। दूसरा टॉपिक है आपका डिटरमिनेंट्स का, जैसे कि ए हो गया, एन हो गया, ठीक है, द हो गया और सम हो गया, इनसे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। और तीसरा रिपोर्टेड स्पीच का। तो आपको मैं जो 3 से 4 पेपर करवाने वाला हूं ना, सभी में एक एक टॉपिक अलग अलग से करवा दूंगा। जैसे इसमें रिपोर्टेड स्पीच, दूसरे में टेंस और तीसरे वाले में डिटरमिनेंट्स। तो इससे आपकी तीनों की तैयारी हो जाएगी, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे बेसिकली हमें 4 दिए जाएंगे, जिसमें से हमें किन्हीं 3 जो रिपोर्टेड स्पीच है इनको देखना है, ओके। 3 नंबर का पहला क्वेश्चन है बच्चों, सी सेड आई एम हैप्पी, यानी कि उसने कहा कि मैं खुश हूं। तो उसको रिपोर्टेड स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, सी शेड सी वाज हैप्पी, यानी कि उसने कहा कि वह खुश थी, ओके। सेकंड क्वेश्चन, आप भी सोचना इसका क्या बनेगा, दे सेड वी आर लिविंग टुमारो, उन्होंने कहा कि हम कल जाएंगे, हम कल जा रहे हैं। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, उन्होंने कहा कि वो कल जा रहे हैं, यानी कि दे सेड दे वर लिविंग टुमारो, पास्ट में चेंज हो गया। उसके बाद जॉन सेड आई हैव सीन दैट मूवी, जॉन ने कहा कि मैंने वो फिल्म देखी है। तो उसको कैसे चेंज करेंगे, जॉन सेड ही हैड सीन दैट मूवी, उसने कहा कि मैंने वो मूवी देखी है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या है बच्चों, ही एक्सक्लेम्ड व्हाट अ ग्रेट आइडिया, यानी कि उसने कहा क्या ही बढ़िया विचार है। तो उसको क्या बोलेंगे, ही एक्सप्लेन्ड दैट इट वाज अ ग्रेट आइडिया, उसने कहा कि यह एक बहुत ही बढ़िया विचार था, ठीक है। तो रिपोर्टेड स्पीच में आपको ऐसे चेंज करना है। बाकी आपके डिटरमिनेंट्स हो गए, टेंस हो गए, इसके लिए मैं अलग अलग से हर एक सैंपल पेपर में क्वेश्चन लाऊंगा, तो उससे आप समझ जाओगे, ओके। तो चलिए बच्चों, अब हम शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, ठीक है। देखो क्वेश्चन 6 बेसिकली क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज बाय चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एनी 3, यानी कि आपको एक छोटा सा पैसेज दिया गया है 3 से 4 लाइन का, इसमें जो भी खाली स्थान है उसके लिए आपको सही शब्द का चूज करना है। जैसे कि क्या लिखा है बच्चों, आफ्टर स्कूल प्रिया डैश हर होमवर्क क्विकली, देन शी डैश हर बाइक टू द लाइब्रेरी, while there she dash several interesting books and dash them to read letter। अब यहाँ पे क्या क्या आएगा तो ध्यान से देखो, आफ्टर स्कूल प्रिया फिनिश्ड हर होमवर्क क्विकली, उसने अपना होमवर्क बहुत जल्दी खत्म किया। देन शी रोड बाइक टू द लाइब्रेरी, और वो बाइक के माध्यम से लाइब्रेरी गई। while there she, जब वो लाइब्रेरी में थी, she found, क्या हुआ, she found several interesting books and borrowed them to read later, और वो उन्हें लेके आ गई बाद में पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये 3 हो जाएंगे। आंसर दिखा दूं आपको, ये रहे देखो, ठीक है, ये आपके आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है, बस ये आंसर हो जाएगा आपका, ओके, इस प्रकार से। चलिए अब एक आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, उसके बाद हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी विद इन 5 मिनट्स। तो क्वेश्चन 7 कहता है द फॉलोइंग पैराग्राफ हैज नॉट बीन एडिटेड, यानी कि आपको ये पैराग्राफ जो दिया गया है ये एडिटेड नहीं है। इसमें क्या है, देयर इज वन एरर इन ईच लाइन, हर एक लाइन में एक एरर है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है उस एरर को, और एक जो करेक्ट वर्ड है वो आपको यहाँ पे लिखना है, ओके। चलो, तो जैसे कि यहाँ पे हमें दिया गया है हमारा एक एग्जाम्पल, इट वाज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, तो यहाँ पे जो वाज है ना वो नहीं आएगा, क्या आएगा, वाज की जगह इज आएगा, तो ये करेक्ट वर्ड है आपका। अब आ जाओ क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखे हुए सारी चीजें अच्छे तरीके से, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट क्या है, इट हैव रिच कल्चर
ट्रेडिशंस एंड फेस्टिवल्स। तो यहाँ पे इट हैव नहीं आएगा, तो हमारा इनकरेक्ट वर्ड क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, और हैव की जगह हमारा हैज आएगा। सेकंड, पीपल एंजॉय डिलीशियस फूड टू वेरियस रीजन्स। टू पीपल एंजॉय फूड, टू नहीं आएगा, ठीक है। टू की जगह क्या आएगा बच्चों, टू की जगह आ जाएगा आपका फ्रॉम। ओके, सी क्वेश्चन, द लैंड इज नोन फॉर दी हिस्ट्री, यानी कि जो जगह है वो जानी जाती है अपने इतिहास के लिए। तो कभी भी नोड कोई थर्ड फॉर्म होती ही नहीं है, नोन हमेशा नोन ही रहेगी, यानी कि इनकरेक्ट हो जाएगा नोड और करेक्ट हो जाएगा नॉन, ठीक है। डी क्या कहता है, इंडिया रिमेन्स अ कंट्री फुल इन अपॉर्चुनिटीज, यानी कि भारत जो है वो पूरी तरीके से अवसरों में भरी पड़ी है। नहीं, अवसरों में नहीं, अवसरों से आएगा। अब इनकी जगह क्या आ जाएगा, ऑफ आ जाएगा, से भरा हुआ है, अवसरों से भरा हुआ है, ठीक है। तो हर एक सेंटेंस में आपका क्या क्या इनकरेक्ट है और क्या क्या करेक्ट है, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, इस तरह से बच्चों सेक्शन नंबर ए और सेक्शन नंबर बी बहुत अच्छे से आपको समझा दिया मैंने। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरे साथ मिलके क्लास 9th के अपने इंग्लिश के मिड टर्म के एग्जाम के लिए जो पहला वाला पेपर था, इसके सेक्शन नंबर ए और सेक्शन नंबर बी, इसको अच्छे से समझ लिया। अब जो आपका बच गया वो रह गया है सेक्शन नंबर सी, लिटरेचर का, जिसके अंदर हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आपकी दोनों ही बुक से, ठीक है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पार्ट 2 का बच्चों, और आई बटन में भी, तो आप कहीं से भी जाके देख लेना, ठीक है। बाकी आप सभी को ये वाली वीडियो कैसी लगी, सारे बच्चे एक बार मुझे कमेंट करके जरूर से बताना, ठीक है। आप सभी ने कमेंट करके जरूर अपना फीडबैक देना है, लाइक करना है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े। शेयर करें अपने सभी दोस्तों में, और आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। 9वीं के इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ और अपडेट्स पाने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके जिस तरीके से मैंने बेल नोटिफिकेशन को ऑन किया है, आपको भी ऐसे ही ऑन करना है बच्चों, ठीक है। तो चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसी पेपर के पार्ट 2 की वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।